नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों सेहत को लेकर के लोगों में चिंताएं कुछ ज़्यादा बढ़ी हैं। सेहत को लेकर के चर्चा भी शुरू हुई है और सेहत के तमाम फार्मूले आपको सोशल मीडिया से लेकर के एक दूसरे की बतकही में भी सुनने और देखने को मिलते होंगे। आपकी चिंताओं पर सरकार ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और 13 साल बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान दोनों ने मिलकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने हमें आपको सबको 17 सलाह दी है। इस गाइडलाइन में उन्होंने खाना बनाने के बर्तन, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले माध्यम, इसी के साथ ही अब कब क्या कैसे लें, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया। हैदराबाद स्थित भारतीय पोषण संस्थान ने कहा है कि समय से पहले होने वाली मौतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर टाला जा सकता है। संस्थान ने यह भी कहा कि स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि से कोरोनरी हृदय रोग, CHD और हाई ब्लड प्रेशर के एक बड़े अनुपात को कम किया जा सकता है। इसी के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ को भी 80% तक कम करने में सफलता पाई जा सकती है। संस्थान ने गैर संचारी रोगों का जिक्र करते हुए कहा है कि 5 से 9 वर्ष की आयु के 34% बच्चे हाई ट्राइग्लिसराइड्स से पीड़ित हैं। संतुलित आहार पर जोर देते हुए इन संस्थानों ने कहा है कि जो प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, नमक और चीनी का जो रेशियो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब पर गौर करने की ज़रूरत है और संस्थान ने इन सब की लगातार बढ़ती खपत पर चिंता जताई है। इसी के साथ कहा गया है कि कम शारीरिक गतिविधि और विविध खाद्य पदार्थों तक सीमित पहुंच के कारण भारतीयों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, अधिक वजन और मोटापे की समस्या बढ़ गई है। रिसर्च से यह भी पता चला कि अस्वास्थ्यकर, अत्यधिक प्रोसेस्ड, उच्च फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ सेहतमंद भोजन विकल्पों की तुलना में अधिक किफ़ायती और सुलभ हो गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट तक तीव्रता के साथ टहलना जरूर चाहिए। टहलने की इस गति को ब्रेस्ट वॉकिंग भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चे अगर 60 मिनट तक लगातार कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो बच्चों में बढ़ने वाले मोटापे को रोका जा सकता है और बच्चों को भी सेहतमंद बनाए रखा जा सकता है। दिशा निर्देशों में दिन की मेरी थाली के लिए कम से कम 8 तरह के खाद्य पदार्थों से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की सिफारिश की गई है, जिसमें सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ें और कंद अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लेना है। ये सब चीज़ें थाली का आधा हिस्सा होनी चाहिए। थाली के अगले हिस्से के बड़े भाग में ज्वार और बाजरा का होना भी अनिवार्य बताया गया है। इसी के साथ दालें, मांस, खाद्य पदार्थ, अंडे, नट्स, तिलहन और दूध या दही भी जरूरी हैं। अनाज का सेवन कुल ऊर्जा का 45% तक ही सीमित रखना चाहिए, जबकि दाल, अंडा और मांस से बने खाद्य पदार्थों से 14 से 15% ऊर्जा ही मिलनी चाहिए। कुल फैट का सेवन 30% ऊर्जा से कम या उसके बराबर होना चाहिए। नट्स, तिलहन, दूध और दूध उत्पादों को क्रमशः प्रतिदिन कुल ऊर्जा का 8 से 10% योगदान देना चाहिए। अनाज प्रतिदिन कुल ऊर्जा का 50 से 70% योगदान देता है। दालें, मांस, मुर्गी और मछली प्रतिदिन कुल ऊर्जा सेवन से 6 से 9% का योगदान करते हैं, जबकि इन खाद्य पदार्थों से कुल ऊर्जा का अनुशंसित सेवन स्तर 14% है। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। नमक के उपयोग को कम किया जाना चाहिए। तेल और फैट के सेवन से भी दूरी बनाई जानी चाहिए। नियमित रूप से उचित व्यायाम का रूटीन बनाए रखना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। जब भी आप खाने की कोई पैक्ड वस्तु खरीदते हैं तो उस पर दी गई हिदायतें और उसमें क्या क्या मिला है, इसके बारे में जो जिक्र लिखा होता है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोगों को आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी गई है। अतिरिक्त नमक का सेवन प्रतिदिन अधिकतम 5 ग्राम तक सीमित रखा है। लोगों से कम उम्र से ही कम नमक वाले खाद्य पदार्थों के प्रति स्वाद विकसित करने का आग्रह किया गया है।
आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में भारतीयों की आहार संबंधी आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिससे गैर संचारी रोगों की व्यापकता में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ताज़ा आहार दिशा निर्देश अब प्रासंगिक हैं। इन दोनों संस्थाओं ने स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए सिर्फ यह कह के चुप्पी नहीं ओढ़ ली है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि खाना किस तरह के बर्तनों में बनाना चाहिए और कुकिंग का माध्यम क्या होना चाहिए। इनके मुताबिक खाना पकाने के लिए एयर फ्रायर और ग्रेनाइट लेपित बर्तनों यानी बिना टेफ्लॉन कोटिंग के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन्होंने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की अनुशंसा की है। उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पोषणता बरकरार रखते हैं और ऐसे बर्तनों में भोजन बनाने में कम तेल खर्च होता है। इन दिशा निर्देशों में 170 डिग्री तापमान से ऊपर नॉन स्टिक पैन का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। क्षतिग्रस्त या घिसे पिटे कोटिंग वाले पैन को त्यागने के लिए कहा गया है। साथ ही एल्यूमिनियम और लोहे के कंटेनरों में अम्लीय और गर्म पदार्थों को संग्रहित न करने की सलाह दी गई है। पीतल और तांबे के बर्तनों को अपवाद बनाया गया है। इन अनुशंसाओं में स्टील के बर्तन में खाना बनाने और खाना खाने की सिफारिश की गई है। स्टील के बर्तन को इसलिए सुरक्षित माना गया है क्योंकि वह लीक नहीं करती है। इन रिपोर्टों ने माइक्रोवेव में खाना पकाने को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन पर विराम लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोवेव में खाना पकाने के दूसरे तौर तरीके से ज़्यादा बेहतर है और माइक्रोवेव में जो खाना पकता है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में बने रहते हैं। माइक्रोवेव में खाना पकाने की अनुशंसा इसलिए भी की गई है क्योंकि वे पोषक तत्व और खनिज को बरकरार रखते हैं। इसमें खाना पकाते समय पोषक तत्वों और खनिज का रिसाव नहीं होता है। अब आपको खाना पकाने और खाने के जो दिशा निर्देश मिले हैं उन पर अमल कीजिए और अपनी सेहत की चिंता छोड़ दीजिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।